वंदे मातरम विद्यार्थियों, मैं रजनीश पाठक स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान। विद्यार्थियों, आपने जैसा कि टाइटल और थंबनेल में देखा होगा कि यह वीडियो किस विषय पर है, किनके लिए है और क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप बिहार बोर्ड के क्लास 8 के स्टूडेंट हैं और साइंस विषय में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद फायदेमंद है। यहाँ इस वीडियो में हम क्लास 8 के आपके क्लास 8 के साइंस का जो बुक है जो मेरे हाथ में आप इस समय देख रहे हैं, ये बुक आपको पढ़ते वक्त आपके पास भी होना चाहिए, एक कॉपी और एक कलम भी होना चाहिए ताकि आप जो चीज़ पढ़ें वो अपने कॉपी में तुरंत नोट करें। तुरंत नोट करने से आप उसे दोबारा पढ़िएगा और पढ़ के रिवीजन करने से आपके नॉलेज में आपका नॉलेज बूस्ट होगा और आपकी समझ बढ़ेगी। विद्यार्थियों, मैंने ये जो आप साइंस का बुक देख रहे हैं, इस बुक का इसमें लगभग 19 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? 19 चैप्टर हैं। और इन 19 चैप्टर का पहला जो चैप्टर है, 19 चैप्टर में जो पहला चैप्टर है दहन और ज्वाला, इससे पहले वाला, उसका फुल वीडियो मैंने अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर क्लास 8 वाले सेक्शन में देख सकते हैं। उसके अलावा मैं आज आपके सामने यहाँ पर 2 नंबर चैप्टर जिसका नाम है तड़ित और भूकंप, प्रकृति के 2 भयानक रूप, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसके अंदर के जितने भी मुख्य टॉपिक हैं, मुख्य टॉपिक यानी सारे के सारे टॉपिक विशेष ही हैं, उन सभी टॉपिक्स को मैंने लिखा है, आप यहाँ देख सकते हैं। और अंत में इसी वीडियो में इस चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, अभ्यास में जो प्रश्न दिए हुए हैं, वो भी कर लेंगे हम। आप यदि इसका PDF चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि नोट्स कैसे तैयार करें, तो इन्फॉर्मेशन नाम से एक यहाँ पर आपको आई बॉल पे दिख रहा होगा, आप उसे टच करके वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने बजाबते उस पूरे प्रोसेस से बताया है कि कैसे PDF ले सकते हैं और कैसे नोट्स बना सकते हैं। तो इससे ज़्यादा आपका समय नहीं जाया करते हैं और शुरू करते हैं आपके इस क्लास को। विद्यार्थियों, शुरू करने से पहले आपसे एक बात पर चर्चा कर लें कि आप अपने आसपास बहुत सारी घटनाओं को देखते होंगे जो कि प्राकृतिक घटनाएं हैं, और प्राकृतिक घटनाओं के अलावा आप जितनी और सारी घटनाएं देखते होंगे अप्राकृतिक जो कि मानवीय घटनाएं हैं, उन सबको भी आप देखते होंगे। अब इन सब के साथ साथ आप इन्हें देखकर ये अंदाज़ा जरूर लगा लेते होंगे कि कौन सी घटना कितनी हानिकारक है, किससे कितना प्रभाव पड़ने वाला है। और प्राकृतिक घटनाएं जिसमें कि मैं अभी आपको कुछ प्राकृतिक घटनाओं का नाम रखूंगा, इनमें से आपके साथ कुछ घटनाएं घटी भी होंगी, आपने कुछ को देखा होगा, नहीं देखा होगा तो नाम सुना होगा, नाम नहीं सुना होगा तो अपने इस 8 साल के पढ़ाई के दौरान कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा। तो विद्यार्थियों, कुछ है जैसे भूस्खलन। भूस्खलन क्या है? मिट्टी का कटाव। मिट्टी जब कटता है, कहीं ऊंचाई से मिट्टी का खसकना, भूस्खलन। बाढ़। बिहार का कौन ऐसा जिला होगा और कौन ऐसा बच्चा होगा जो बाढ़ नहीं जानता होगा, बाढ़ झेला नहीं होगा, उसकी तकलीफ को नहीं देखा होगा। तो बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है, आप समझ सकते हैं। भूकंप और तड़ित, इन दोनों को विशेषकर इस चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे आपसे चैप्टर पढ़ाते दौरान। और भी बहुत सारे हैं जैसे हिमपात है, सूखा है कि नहीं। ये सारी की सारी चीज़ें प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक प्रकोप है जिससे हम लड़ते और झेलते हैं, जिसका सामना करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं और पढ़ते हैं आपका तड़ित और भूकंप, प्रकृति के 2 भयानक रूप। इस चैप्टर के नाम में 2 शब्द पर फोकस किया गया है, एक तड़ित और दूसरा भूकंप, यानी लाइटनिंग और दूसरा अर्थक्वेक। इन दोनों शब्दों पे फोकस किया गया है और इन्हीं को कहा गया है कि प्रकृति के ये 2 भयानक रूप हैं। ये इंसान के हाथ में नहीं है इन्हें कंट्रोल करना, इंसान के हाथ में कंट्रोल करना इन्हें नहीं है। तो इसके बारे में विशेष रूप से हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि तड़ित क्या होता है। अब ये टॉपिक आप पढ़ लेंगे खुद, मैं बताऊंगा फिर समय लगेगा, उससे अच्छा है कि आप इसे खुद देख लें कि ये सारे के सारे टॉपिक आपके बुक के हैं और अंत में अभ्यास कार्य करेंगे। अब तड़ित क्या होता है? तड़ित वो होता है आसमान में जिस समय बादल लगी हुई होती है, जिस समय आसमान में बादल लगी हुई होती है, चारों तरफ बादलें लगी हुई हैं। अब बादलों के लगने के बाद में ये बादल जब एक दूसरे के ऊपर से गुजरते हैं, जब बादल एक दूसरे के ऊपर से गुजरते हैं या फिर सामने सामने गुजरते हैं, तो बादलों में बहुत ज़्यादा घनत्व होता है, वो संघनित होते हैं।
यानी जो जल होता है उसका गैसीय रूप होता है जो संघनित होकर ऊपर जो रहते हैं, कहाँ ऊपर रहते हैं, आसमान में रहते हैं, जहाँ से जहाँ बादल का संघनन होता है, जहाँ पर ठंडा कम होता है वहाँ पर संघनित हो जाते हैं। अब ये जब आपस में टकराते हैं तो टकराने की वजह से इनमें चार्जेज आ जाती हैं, आवेश उत्पन्न हो जाती है। ऊपर वाले जो बादल हैं उनमें कम आवेश होता है लेकिन वो धन आवेश में चार्ज बदल जाती हैं। और नीचे वाले में चूंकि नीचे से हवा भी जाता है, जब हवाएं नीचे से ऊपर की तरफ उठती हैं और बारिश की बूंदें जब गिरती रहती हैं, बारिश की बूंदें, तो हवाओं में इस बूंद से और हवा के घर्षण से आवेश उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? आवेश। तो हवाएं इधर जब आती हैं और ये बादल एक दूसरे से टकराते हैं, हवा से घर्षण होता है, इस दौरान यहाँ भी निगेटिव चार्ज बन जाता है। और नीचे अर्थ पे विद्यार्थियों धन चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? धन चार्ज होता है। और नीचे का ये जो निगेटिव चार्ज होता है, जब यहाँ आपके आसमान में जब आप बिजली कड़कते देखते हैं, थंडरबोल्ट को देखते हैं कि बिजली कड़क रही है और इस कड़कती हुई बिजली से चिंगारियाँ निकलते हुए देखते हैं आप आसमान में, और वो चिंगारी आपके धरती तक आ जाती है या आसमान में ऐसे ऐसे दिखाई देती है, आपको दिखाई देती है ना। तो इसी को क्या कहा जाता है? तड़ित कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? तड़ित कहा जाता है। तो आई होप आप तड़ित समझ गए होंगे, लाइटनिंग समझ गए होंगे क्या होता है। क्लियर? अब अगला टॉपिक है विद्युत उत्सर्जन। क्या है? विद्युत उत्सर्जन। अभी जो मैंने आपको तड़ित समझाया, यही तड़ित यानी ये जो आवेश जो उत्पन्न हुआ, इसी आवेश का एक जगह से दूसरी जगह चला जाना, यानी यहां से निकलकर बिना किसी माध्यम के, और यहां से निकला और पृथ्वी तक आ गया, पृथ्वी तक आया। अब इस पृथ्वी तक आने को ही क्या कहा जाता है? विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है, यानी विद्युत का उत्सर्जन हो गया। तो आई होप आप विद्युत उत्सर्जन भी समझ गए होंगे। अब समझते हैं वैज्ञानिकों का प्रयास। देखिए, ये जो विद्युत उत्सर्जन हुआ था, तो विद्युत उत्सर्जन जो होता है ना, इसके बारे में शुरू में पता कैसा लगा? तो पता लगाने के लिए दो वैज्ञानिक थे। एक वैज्ञानिक का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, और दूसरे का नाम था रिचमैन। बड़ा धनी आदमी था भाई, नाम गजब है, रिचमैन। लगता है ऐसा भयानक धनी आदमी हो, नाम है। ये थे अमेरिकन वैज्ञानिक। कहाँ के थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन यूएसए के थे, अमेरिकन थे, और रिचमैन रसियन थे। क्या थे? रसियन, यानी रसिया के थे। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया कि ये जो बादल आप देख रहे हैं, इन्होंने धरती से क्या किया कि पतंग बनाया। क्या बनाया? पतंग बनाया, और पतंग बना के डोरी के सहारे छोड़ दिया। अब डोरी रेशम की लगाई इन्होंने, क्योंकि मजबूती चाहिए, तो मजबूती के लिए रेशम लगाई, और रेशम लगाई। अब जब बारिश की बूंदें होती रहती हैं, जब बारिश की बूंदें कह रहे हैं, बारिश जब हो रही होती है तो बूंद पड़ने से ये रेशम भी भीग जाती है, और भीगने की वजह से इनके अंदर सुचालकता आ जाती है। मतलब इनके अंदर आवेश जो है चल सकता है, आ जा सकता है, इनसे आवेश होकर गुजर सकता है, यानी करंट फ्लो कर सकता है। तो ये जब उड़ते उड़ते बादलों के करीब गई और वहाँ बिजली चमक रही थी, तो उन बिजली चमकने में से कुछ धारियाँ इसके होते हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन के हाथों तक पहुँची, और उन्हें झटका महसूस हुआ। उन्हें क्या महसूस हुआ? झटका महसूस हुआ। तब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दुनिया वाले को ये बताया कि भाई, ऊपर का ये जो करंट है, इसको धरती पर तो लाया जा सकता है, लेकिन इसे कंट्रोल कैसे करें। और आज तक इस बात का शोध ही चल रहा है कि चूँकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा करंट होता है, आज तक वैज्ञानिकों में इस बात का शोध ही चल रहा है कि कैसे इसे हम धरती पर लाके कंट्रोल करें। आई होप इन फ्यूचर साइंस इतना डेवलप कर जाए कि इस चीज़ को क्या हो जाए, ये चीज़ धरती पर लाया जा सके और बिजली का उत्पादन, बिजली के स्टोर किया जा सके। ओके, तो उन्हें पता चला। अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, चूँकि जैसे जैसे वैज्ञानिक का दौर बढ़ते रहता है, तो पीछे के अनुभव को लेकर वैज्ञानिक कुछ और अच्छा करना चाहते हैं। तो एक रिचमैन वैज्ञानिक थे जो कि रसियन थे। अब इन्होंने इसी प्रक्रिया को दोहराया और छोड़ दिया आसमान में क्या? पतंग। अब आसमान में इन्होंने पतंग छोड़ा, और जैसे ही पतंग ऊपर गया, उस समय इनका दुर्भाग्य था, और उस समय इतना ज़्यादा करंट फ्लो कर गया कि उस धागे से होते हुए इतना ज़्यादा करंट नीचे आ गया कि उसी वक्त झटका लगने से इनकी मृत्यु हो गई।
एट मतलब ऑन स्पॉट इनकी मृत्यु वहीं पर हो गई झटका लगने से। किन की? रिच मैन की। तब लोगों में और ज़्यादा उसके बाद में इस विद्युत उत्सर्जन के प्रति लोगों में और ज़्यादा, वैज्ञानिकों में और ज़्यादा इस चीज़ की समझ बढ़ी कि हाँ अब इसके बारे में थोड़ा सा देखा खोजा और समझा जाए। आई होप आप वैज्ञानिकों का प्रयास समझे होंगे विद्युत उत्सर्जन के प्रति। अब समझते हैं रगड़ से आवेश। रगड़ से आवेश। अब लइकाही में जिस समय आदमी बच्चा था उस समय कागज तूर के या गोटिया के हाथ पर धक के कलम मुड़ी में रगड़ के आ कागजवा को सटा देता था आदमी। सटाता था कि नहीं? सट जाता था। तो होता क्या है कि जिस समय आप वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ रहे होते हैं, अच्छा लइकाही में यो काम किए होंगे, हाई कलम एकरा रगड़ के ऐसे 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 आ एगो हित बैठा रहता था फालतू बगल में, आ उ एकरा ऐसे ऐसे घुमाएगा दोसर कलम से, ले बांध देनी हो बोलू, एकरा बांध देनी अब इस तरह से नाक खुली। और उस समय उठाने पर लगता था कि सही में नहीं खुल रहा है, रे धौले लग एकदम जोर से धैले पर, तो दिक्कत होता था। उस समय बड़ा मज़ा आता था ये करने में, लेकिन हमें पता नहीं था कि इनके रगड़ने पर क्या इनमें उत्पन्न हो रहा है, आवेश उत्पन्न हो रहा है। और वो जो कागज़ का टुकड़ा है उस कागज़ के टुकड़े को उठाने के लिए इसे जब बालों में रगड़ा जाता था तब ऐसे सटा के उठाने पर उस समय ऐसा महसूस होता था कि भाई ये तो सट जाता है कि नहीं। लेकिन हमें नहीं पता था कि इसमें आवेश उत्पन्न होता है और आवेश के कारण उसे आकर्षित कर लिया जाता है। तो रगड़ से आवेशन। अब जब वस्तुओं को रगड़ते हैं तो एक वस्तु पर धन और दूसरे पर निगेटिव चार्ज बनता है। क्या बनता है? एक पर प्लस और दूसरे पर माइनस, यानी एक पर धनायन एक पर ऋणायन बनता है। ओके, जब धनायन और ऋणायन बनता है तो ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को क्या करेंगी? आकर्षित करेंगी। क्लियर? लेकिन एक ही वस्तु, जैसे हमने गुब्बारे को ले ले और गुब्बारे को, दो गुब्बारे को पॉलीथीन से या फिर किसी रेशम के कपड़े से इसे अगर रगड़ दें और इन दोनों के एक धागे से लेकर करीब सटा के बांध दें तो ये दोनों एक दूसरे को विकर्षित कर देंगे। क्यों विकर्षित करेंगे? क्योंकि एक ही पदार्थ से बना हुआ ये दोनों वस्तु है। ये दोनों वस्तु क्या है? एक ही पदार्थ से बना हुआ है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? विकर्षित करेंगे। काहे कि इस पर जो है सेम चार्ज आ जाएगा, इस पर जो भी आएगा वो सेम चार्ज आ जाएगा। तो रगड़ से आवेश उत्पन्न होता है। अब समझा दें कि सेम चार्ज जो होता है एक दूसरे को विकर्षित करता है, एक दूसरे को विकर्षित करता है, चाहे वो प्लस प्लस हो या फिर वो माइनस माइनस हो। लेकिन निगेटिव चार्ज यानी निगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे से जो उल्टा होता है वह एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, रगड़ से आवेशन। अब समझते हैं विद्युत दर्शी को। किसको? विद्युत दर्शी को। विद्यार्थियों, विद्युत दर्शी यानी इलेक्ट्रोस्कोप कहने के विद्युत दर्शी कहने का मतलब ये है कि वैसी युक्ति जिसके द्वारा ये पता चले कि कोई वस्तु जो है आवेशित है या नहीं है, कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पर आपने टेस्टर को देखा होगा। टेस्टर देखे ना कि घर में कहीं पर लाइन का तार गया हुआ है और यहाँ तक बिजली आ रही है और इधर बिजली जल नहीं रही है। तो टेस्टर से जगह जगह तार में छू के गांव में देख लिया जाए, घर में कहीं भी बिजली से खराब हो तो देख लिया जाता है कि अरे अरे यहाँ ले तो बिजली आवते बा, एकरे आगे नहीं के पहुँची है ना। तो उससे आगे नहीं पहुँचता है तो वहाँ से उसकी व्यवस्था की जाती है ठीक करने की। तो टेस्टर, तो उसी को विद्युत दर्शी कहा जाता है जिससे ये पता चले कि किसी वस्तु में आवेश है या नहीं है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब चलते हैं आवेश का स्थानांतरण। आवेश का स्थानांतरण, जैसे ये एक तार है और इस तार को किसी बोर्ड से कनेक्ट कर दिया गया, आवेश यहाँ तक आ रहा है। जैसे ही दूसरा तार इसमें ला के सटाएंगे आवेश यहाँ तक आएगा। अगर आवेश का स्थानांतरण ना होता रहता तो ये यहीं तक रह जाता, रहता कि नहीं रहता? ये यहाँ तक आता ही नहीं। तो ऐसे में आवेश का स्थानांतरण होता है, एक जगह से दूसरी जगह आवेश का जाना क्या कहलाता है? आवेश का स्थानांतरण। तो आई होप आप समझ गए होंगे आवेश का स्थानांतरण। उसके बाद है भूसंपर्कन। क्या है? भूसंपर्कन है कि भूसंपर्कन क्या होता है, आइए समझते हैं भूसंपर्कन को। घर में जरूर आप लोग अपने लाइफ में एक न दो बारी जरूर सुने होंगे अर्थिंग के बारे में। किसके बारे में? अर्थिंग के बारे में।
उसी को, अब भू संपर्कन क्या है, घर में या जो वायरिंग किया रहता है, जो तार घुमा रहता है, उस तारों में गड़बड़ी न हो जाए, या फिर विद्युत परिपथ में यदि अधिक मात्रा में ऊर्जा आ जाए, अधिक मात्रा में चार्ज हो जाए, तो वो जो एक्स्ट्रा चार्ज है वह कैसे रिलीज हो जाए और परिपथ को नुकसान ना हो, यानी वायर को नुकसान ना हो आपके घर में, उसके लिए ये भू संपर्कन का प्रयोग किया जाता है। भू संपर्कन एक ऐसी विधि है जिसमें तारों को द्वारा, जैसे कि मानते हैं अब आकाशीय बिजली है, अब वो बिजली अगर आपके घर पे गिरती है, आपके घर पे गिरती है, तो वो कैसे, अगर घर को नुकसान नहीं पहुंचाना है तो कोई ना कोई ऐसा सुचालक होगा जो आपके छत पे लगाना पड़ेगा, जिसके थ्रू वो होकर आपके धरती में वो चला जाए और आपका घर सुरक्षित रहे, है ना। तो ये विधि जो होती है ना, यही क्या होती है, भू संपर्कन होती है, यानी इसको कहा जाए तो अर्थिंग करना होता है ना, अर्थिंग। अब है तड़ित चालक। क्या है, तड़ित चालक। विद्यार्थियों, तड़ित आपने समझ लिया है, तड़ित आपने समझ लिया है शुरू में ही। अब ये चालक उसके साथ जोड़ के क्या कहना चाहता है। तड़ित चालक का मतलब है कि जब तड़ित यानी आसमान से, अब चिमनी के ऊपर का वो डंटा निकल देखेंगे नहीं, वो छड़ जैसे डंटा, ध्यान से कभी चिमनी की तरफ जाइएगा ना तो देखिएगा जरूरी चीज़ को, डंटा निकला रहता है। बड़ा बड़ा टावर के ऊपर एक अलग स्केल लेखा निकला रहता है, वो देखिएगा। और भी जैसे कोई आदमी घर बना रहा है तो घर के ऊपर कुछ लोग क्या करता है ना कि 3 गो डंटा वाला चीज निकाल देता है, रड तांबा का या पीतल का लगा देता है। क्यों लगा देता है, ताकि जो ऊपर से जो जैसे तड़का उड़का तड़ के अब बिजली ऊपर से आए, तड़का ये तड़ित, अब कंफ्यूज नहीं हुए तड़का, तो जब ऊपर से आए तो घर में क्या हो जाए, अब आपके घर में घर है ना, अब घर है आहे पर लगा दिए हैं, ऊपर से तड़का तड़क के आ रहा है, धड़ाम से ना आ रहा है, तो इसी के सहारे छड़ माए होते होते कहाँ चल जाएगा, धरती में चल जाएगा और आपका घर सुरक्षित रह जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है छप्पर पर गिरे, और बहुत ज़्यादा पावर होता है एक तड़ित में, लाइटनिंग में बहुत ज़्यादा पावर होता है जो ऊपर से आती है, और आने से आपका छत फाड़ सकता है, घर तोड़ सकता है, और घर के अंदर घुस के हमें आपको पूरी चीज़ों को नष्ट भी कर सकता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और ये जो लगा रहता है ना जो चीज़, उसी को कहा जाता है तड़ित चालक। तो आई होप आप इतने टॉपिक्स को जरूर समझ गए होंगे। बात करते हैं भूकंप की, और भूकंप से चर्चा करने से पहले एक बार बोर्ड साफ करना बड़ा जरूरी है, तो मैं अब बोर्ड को साफ कर लेता हूँ। तो विद्यार्थियों, मैंने बोर्ड साफ कर लिया है। अब समझते हैं हम क्या, भूकंप क्या होता है, यानी अर्थक्वेक क्या होता है। इस शब्द से ही भूकंप, हमको नहीं लगता है इस शब्द को सुनने के बाद आपके अंदर थोड़ी बहुत समझ नहीं आ गई होगी, शब्द सुनते ही समझ गए होंगे। बिहार के आदमी ना है, बहुत ज़्यादा अंदाज़ा लगाते हैं हम लोग। आइए, तो ये भूकंप है, क्या है, भूकंप है। बिहार के आदमी गाड़ी सुता के समझ लेता है जो कै लीटर तेल है कि नहीं है। बिहार के आदमी गाड़ी सुता के समझ लेता है जो कै लीटर तेल है। आइए अब समझते हैं भूकंप को। ये है भू, ये क्या है, भू। भू मने भूमि, भू मने भूमि, आ कंप मने कंपन, कंप मने कंपन, कंप मने कंपन। तो ये भूमि और कंपन मिलके आप समझ पा रहे होंगे कि जब भूमि कंपन करने लगती है, जब भूमि यानी धरती के अंदर, ये जो पृथ्वी है, और पृथ्वी के अंदर जो है गड़बड़ी के कारण, पृथ्वी के अंदर किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ी के कारण जब भूमि हिलना शुरू हो जाती है, उसमें कंपन होना शुरू हो जाता है, तो इसी को भूकंप कहा जाता है, अर्थक्वेक कहा जाता है। समझ गए आप क्या होता है अर्थक्वेक। अब इसके बहुत सारे कारण हैं अर्थक्वेक के, जैसे ज्वालामुखी का फट जाना। अब ज्वालामुखी क्या होता है, इन शॉर्ट समझ लीजिए क्या होता है। जैसे ये मान लेते हैं कि ये धरती है, क्या है, धरती है। अब इसके अंदर बहुत सारे लावा यानी आग उगल रहा है, धरती के अंदर आग है। ये आग गैस बनाया, यहाँ के धरती को फाड़ा और ऐसे ऐसे निकलना शुरू हो गया, और निकलते निकलते एक इस तरीक़े से त्रिविमीय आकार बना लिया, यहाँ पर इस तरीक़े से पिरामिड टाइप का आकार बना लिया। और ये जो ज्वालामुखी होता है, जब ये फटता है ना तो एकदम धरती को हिला देता है, धरती को हिला देता है। तो ज्वालामुखी के फटने से भी भूकंप आता है। न्यूक्लियर, फिर अब नाभिकीय जो बिखंड, यहाँ पर क्या कहते हैं, बम जब फोड़ा जाता है, नाभिकीय बम जो न्यूक्लियर बम वगैरह फोड़ा जाता है, या फिर उसका ट्रायल किया जाता है, तो उस वक्त भी जब धरती पर बम गिरेगा, चाहे धरती के अंदर फोड़िए, तब ये एरिया क्या होगा, कंपन करेगा। क्या करेगा, कंपन करेगा। तो इस तरीके से इससे भी होता है। अच्छा, अब धरती के अंदर प्लेटें हैं, धरती के अंदर
प्लेटें हैं। अगर ये धरती है तो इस धरती के अंदर प्लेट है, इस धरती के अंदर प्लेट है। ये जब प्लेट चलते रहते हैं, प्लेट खाए वाला प्लेट ना आएंगे या गोल गोल धर भाई, ऐसा बात नहीं है। तो प्लेट जब ही चलते रहता है ना प्लेट, तो चलने की वजह से या तो कभी कभी ये सामने टक्कर खा जाएगा, सामने टक्कर खा जाएगा, या फिर इसके ऊपर रगड़ के चढ़ने लगेगा। तो जैसे ही सामने आएगा या तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा, तो इससे पृथ्वी का आकार में भी उस जगह के चेंजिंग हो जाता है और लड़ने की वजह से भूमि में कंपन भी हो जाता है। तो इस वजह से भी भूकंप आता है। तो इस तरीके से भूकंप आने के बहुत सारे और कारण हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो ये है कारण। अब यहाँ पर क्या है, कारण समझ लिया, और भूकंप मापी क्या है, भूकंप मापी क्या है। विद्यार्थियों आप अपने बुक में पेज नंबर निकालिए, दिखाते हैं हम आपको। पेज नंबर निकालिए 26, ये आपके सामने 26, ये पेज नंबर, इस पेज नंबर को निकालिए। और इस पेज नंबर में आप देख रहे हैं भूकंप मापी का चित्र। किसका चित्र? भूकंप मापी का चित्र, जो कलकत्ता मुंबई में जिसको थुइंग भूकंप मापी कहा गया। क्यों कहा गया थुइंग भूकंप मापी? एक थे वैज्ञानिक थुइंग, क्या नाम थे उनका? थुइंग। फिर रॉबर्ट, क्या नाम उनका था, किताब में लिखा, थोड़ा कंफर्म हो लेते हैं एक बार। रॉबर्ट मैलेट, जॉन मिल्व, थुइंग और ग्रे। रॉबर्ट मैलेट हैं वो, रॉबर्ट मैलेट, ग्रे, ठीक, थुइंग, रॉबर्ट मैलेट, ग्रे, और एक हैं, क्या नाम है इनका? जॉन मिल्व। क्या नाम है? जॉन मिल्व। बड़ा अजीब अजीब नाम है इन लोगों का, लेकिन उन्होंने काम बड़ा बहादुरी का किया है, ज़बरदस्त। ये जो वैज्ञानिकों में ये लीडर थे। अब इन्होंने क्या किया? भूकंप मापी बनाया, भूकंप मापी बनाया। और भूकंप मापी बनाने के लिए इन लोगों ने बहुत अथक प्रयास किया, और बनाने के बाद में भारत में कहाँ लगाया गया? तो मुंबई में, कलकत्ता में, मद्रास, इन जगहों पर लगाया गया। और भूकंप, तो उस भूकंप मापी का क्या नाम रखा गया? थुइंग नाम रखा गया। जो आप अपने स्क्रीन पर अभी जिस भूकंप मापी को देख रहे हैं, उस भूकंप मापी का नाम क्या रखा गया? थुइंग रखा गया। ओके, तो ये भूकंप मापी बना। अब आगे आपको कहा जा रहा है कि भूकंप से बचाव कैसे कर सकते हैं हम? क्या कर सकते हैं? भूकंप से बचाव। तो हमने तड़ित समझा, उसके बाद अब भूकंप समझ रहे हैं, इससे बचाव को समझते हैं कि इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, और तड़ित से बचाव को भी समझेंगे। आपके अब यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं समझाया है कि यहीं तड़ित से कैसे बच सकते हैं, ये आपके प्रश्न में, अभ्यास कार्य में एक प्रश्न दिया है, वहाँ उसे समझ लेंगे। तो एक ही चीज़ दो जगह नहीं समझेंगे, वहीं प्रश्न में समझ लेंगे। यहाँ समझ लेते हैं भूकंप से बचाव। भूकंप से बचाव आप दो स्थितियों में कर सकते हैं। एक, या तो आप घर से बाहर हो या घर के अंदर हो, ये दो स्थिति आपके साथ बनेगी। और भूकंप यदि आ जाए तो आप क्या करेंगे? उस वक्त यदि भूकंप आती है, जिस वक्त आप घर में हैं, तो आप इमीडिएटली अपने घर में यदि टेबल है तो टेबल के नीचे चले जाएं, कुर्सी चौकी जहाँ जो भी मिले आपको, इमीडिएट उसके नीचे चले जाएं, कि कहीं बाय द वे अगर छत गिरे, दीवार गिरे, दीवार का कुछ हिस्सा गिरे, तो आप सुरक्षित रह जाएं। आप क्या रह जाएं? सुरक्षित रह जाएं। अगर आप यहाँ पर नहीं जा सके तो फटाक से किसी न किसी कॉर्नर में चले जाएं, जहाँ पर दीवार आके ज्वाइंट होता करता है। अब इस कॉर्नर में रहने से क्या होगा? ये दीवार इधर से, ये दीवार इधर से है, इसका आधा इधर गिर सकता है, लेकिन कॉर्नर पर जल्दी नहीं गिरता है। उसके बाद आप तुरंत दरवाजे के तुरंत नीचे जाके खड़े हो सकते हैं, इमीडिएट। इनमें से जो भी बुद्धि आपको इस्तेमाल में आ जाए, तुरंत खुले दिमाग आप वो काम करें, चूँकि भूकंप कुछ अचानक घटना घटने पर दिमाग जल्दी काम नहीं करता है। उसके बाद आप जब घर से बाहर हों तब क्या करेंगे? उस समय आप बिजली के खंभे के नीचे नहीं रहेंगे। पहली बात, किसी पेड़ के नीचे नहीं रहेंगे, बड़ी बड़ी इमारतों के नीचे नहीं रहेंगे, आप किसी खुले मैदान में चले जाएंगे। इन सब जगहों पे नहीं रहना है अपनी बचाव के लिए। तो इस तरीके से आप भूकंप से बचाव कर सकते हैं अपना। आई होप आप अपने इस चैप्टर के एक एक तथ्य को, एक एक फैक्ट को समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आपके अभ्यास कार्य की तरफ। और अभ्यास कार्य में आपका पहला प्रश्न मेरे पास में है, और मेरे पास भी आपका पुस्तक है। आप अपने पास पुस्तक रखिए और पहले प्रश्न में देखिए। पहला प्रश्न में खाली स्थान को भरना है, और खाली स्थान को भरने में पहला सवाल है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को, मतलब सजातीय आवेश मतलब यदि प्लस प्लस है तो, चाहे माइनस माइनस है तो, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या विकर्षित करेंगे? तो ये दोनों एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? हमने बताया है आपको। उसके बाद विजातीय आवेश,
यदि इनके इनके बीच बात हो, इनके इनके बीच बात हो, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित कर लेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो क्या इसमें होगा, आकर्षित करते हैं। ग में है कि तड़ित चालक तड़ित से भवन की करते हैं, खाली जगह है। तो जो तड़ित चालक होता है, घर के ऊपर मान लेते हैं घर है, आई घर के ऊपर कोई चालक लगा हुआ है, ऊपर से बिजली गिरेगा तो ये तड़ित चालक इस तड़ित से घर की क्या करेगा, रक्षा करेगा। क्या करेगा, रक्षा करेगा या सुरक्षा करेगा, जो भी भर सकते हैं भरिए। भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है, रिएक्टर स्केल से। इस भूकंप मापी को रिएक्टर, माफ कीजिएगा मैंने उस समय नाम नहीं बताया है, भूकंप मापी को रिएक्टर स्केल कहा जाता है। और ये जो थुइंग भूकंप मापी था वो भी एक रिएक्टर स्केल बनाया गया था। तो रिएक्टर स्केल से भूकंप मापी, भूकंप की तीव्रता का क्या किया जाता है, मापा जाता है। अब अगला सवाल है कि सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिट चिट की आवाज़ क्यों आती है। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नहीं। अब सर्दी के समय अगर जिस समय सर्दी का मौसम रहता है, स्वेटर पहने हुए हैं, ऊपर से जैकेट लगाए हुए हैं, चाहे नहीं लगाए हुए हैं, स्वेटर जो होता है ऊनी कपड़ा जो होता है, जब रगड़ खाता है तो उसके अंदर एक दूसरे में आवेश आ जाता है। और जिस समय हम शरीर से निकाल रहे होते हैं उस समय वह एक दूसरे के साथ घर्षण करते हुए निकलते रहता है। अब घर्षण करने के कारण उसके अंदर बड़ा जल्दी, चूँकि शरीर से पहले से गर्मी उसे प्राप्त रहती है और उसके अंदर जो गुप्त गर्मी जो अंदर से मिली रहती है, उस गर्मी के वजह से, चूँकि ऊष्मा जरूरी है, और घर्षण के वजह से उसके अंदर आवेश उत्पन्न हो जाता है। और जब वो एक दूसरे से सट सट के हटता है तो चट चट की आवाज़ आती है। क्या आती है, चट चट की आवाज़ आती है निकालते समय। तो आइए आप इसे समझ गए होंगे। अगला सवाल है कि जब हम विद्युतदर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देता है। व्याख्या कीजिए। क्या करना है, इसकी व्याख्या करना है। गर्मी बहुत है, अब बिहारी ला गमछा बड़ा जरूरी, गमछा तो शान है बिहार का, है ना। चलिए तो आइए समझते हैं 3 नंबर सवाल जो हमने पढ़ा कि जब हम विद्युतदर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है। व्याख्या कीजिए। विद्युतदर्शी मतलब कि कोई ऐसा चीज़ जिसके अंदर से कंडक्ट हो सके बिजली। होता क्या है कि जब हम अपने हाथ से विद्युतदर्शी को छूते हैं तो उसका अंदर का जो करंट है, चूँकि हमारा शरीर भी क्या है, एक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। अगर यहाँ पर ला के बिजली सटाएँ तो करंट हमें लगता है, यानी हमारे शरीर में करंट फ्लो करता है। तो हम, ये शरीर सुचालक है, बॉडी क्या है, सुचालक है। तो जैसे ही विद्युतदर्शी का मुंह हम लोग छूते हैं तो उसके अंदर से कनेक्ट जो चार्ज होता है वह हमारे तरफ फ्लो कर जाता है, यानी विद्युत का स्थानांतरण हो जाता है, आवेश का स्थानांतरण हो जाता है हमारी तरफ। और जैसे ही स्थानांतरण होगा हमारे शरीर से होकर वो बिजली कहाँ रिलीज हो जाती है, पृथ्वी में रिलीज हो जाती है। और इस तरीके से विद्युतदर्शी क्या हो जाता है, अनावेशित हो जाता है, यानी विद्युतदर्शी अपना आवेश खो देता है। अब चलते हैं 4 नंबर कि भूकंप मापी का चित्र बनाकर उसके मापन विधि को समझाइए। भूकंप मापी का चित्र बनाकर, अब ये पृथ्वी है, मान लिए हम यहाँ पर पृथ्वी है, कुछ चबूतरा बना दिए हैं, चबूतरा बनाकर को डंटा निकाल लिए, डंटा निकाले और यहाँ से इस डंटे को फिक्स करने के लिए कुछ व्यवस्था लगा दिए, व्यवस्था लगाए, यहाँ पर एक घूर्णी को लगाए हैं, समझिएगा इस बात को, और इसको हमने फिक्स कर दिया। इसके ऊपर एक कागज़ लपेट दिया गया है, इसके ऊपर क्या किया गया है, कागज़ लपेट दिया गया है। अब कागज़ लपेटा गया है, यहाँ पर एक डंटा है जिसमें पेंसिल लगा हुआ है। जिस समय भूकंप आती है तो ये जो घूर्णी रोलर जो है, ये जो रोलर है ये तो घूमते रहता है और ये डंटा हिलने की वजह से इसके ऊपर अपना क्या बना देता है, भूकंप का मापन बना देता है। तो आप जो है अपने पुस्तक से चित्र को देखेंगे और बड़े अच्छे से बनाने का 2 बार 3 बार प्रयास करेंगे, क्योंकि यह आपसे परीक्षा में बिल्कुल पूछा जा सकता है। बहुत ज़्यादा ही इसका प्रोबेबिलिटी है कि आपसे परीक्षा में पूछा जाए। तो आप इसे बनाएं और इसकी मापन विधि को जो मैंने समझाया है कि ऐसे से करता है, ये जो स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा आपको, उसे नोट करें। अब है 5वां सवाल, तड़ित और भूकंप से अपनी सुरक्षा के उपायों का वर्णन करें। विद्यार्थियों, हमने तड़ित से सुरक्षा का उपाय आपको नहीं बताया था, जो अब इसी सवाल में बताऊंगा, और मैंने भूकंप से बचाव आपको अभी समझाया है। तो तड़ित और भूकंप दोनों से बचाव के बारे में यहाँ पर समझ लेना है।
जिस समय आसमान में बिजली कड़कती रहती है, आसमान में बिजलियां कड़कती रहती हैं और बिजलियों के कड़कने से कड़कती हैं खिड़कियां, नहीं, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कता है खिड़कियां। आइए, जब बिजली कड़कती रहती है आसमान में और बिजली के कड़कने से, जब ऊपर से हो सकता है कि बिजली यहाँ से जो तड़ित है वो उसका रिलीज हो जाए, वो धरती की तरफ आ जाए और यहाँ आपका घर है, और घर है तो यहाँ पर खंबा हो सकता है, घर है तो पोल हो सकता है, कोई पेड़ हो सकता है, तालाब हो सकती है, तरह तरह की चीज़ें हो सकती हैं, गार्डन हो सकती हैं। तो आप अपने घर में रहेंगे और घर में रहने के दौरान मोबाइल, इंटरनेट से चलने वाली लैपटॉप, टीवी, जो भी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को आप बंद रखेंगे। हो सकता है कि वेब को ऑब्जर्व करके वेब के साथ वो अट्रैक्ट होकर आपके पास, आपके घर में उपस्थित हो जाए और आपको हानि पहुँचा दे। तो इन सब चीज़ों को, चूँकि ये सब इंटरनेट से चलती है और इंटरनेट वेब से चलता है और वेब वायुमंडल में ही है, घूम रहा है, और उसको वो ऑब्जर्व करके आ जाए। किसी तार जो पोल जो होता है जिससे बिजली का करंट गया रहता है, वहाँ आपको नहीं रहना। हो सकता है कि यह लाइट जो है, लाइटनिंग जो है, यह यहाँ पर ऑब्जर्व करके आ जाए और आप इसके नीचे आपको क्षति पहुँच जाए। किसी पेड़ के नीचे खुले में नहीं रहना है, हो सकता है पेड़ पर ऑब्जर्व करके पहुँच जाए। तालाब में नहीं नहाना है, खुले तालाब में। इस तरीके से आप तड़ित से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। अब है भूकंप से बचाव। अभी मैंने आपको बताया है पिछले ही सवाल में कि भूकंप से कैसे बच सकते हैं। यहाँ पर जब भूकंप पढ़ा रहे थे और कारण तो इसी में आपको बताया था कि अपने भूकंप से आप कैसे बच सकते हैं। यहीं पर भूकंप से बचाव समझते हैं। भूकंप से बचाव कैसे कर सकते हैं विद्यार्थियों? तो हमने कहा है कि दो परिस्थिति में आप भूकंप से अपनी बचाव कर सकते हैं। एक, जब आप घर में रहें, और दूसरा, जब आप घर से बाहर रहें। जिस समय आप घर में हैं, आप तुरंत ही अपने आप को किसी टेबल, फर्नीचर से बनी हुई जो भी सामान है उसके नीचे, कुर्सी, चौकी, इसके नीचे आप तुरंत जा सकते हैं। या फिर अगर इसके नीचे नहीं गए तो आप कॉर्नर में चले जाएं, वहाँ दीवारों से जहाँ पर कनेक्शन बनता है उस कॉर्नर में आप रहें। गेट, दरवाजे के तुरंत नीचे जाकर अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। उसके बाद आप यदि घर से बाहर हैं तो किसी बड़ी इमारत के पास ना रहें, किसी पोल के पास ना रहें, टावर के पास ना रहें, किसी पेड़ के नीचे ना रहें, इन सब जगहों पे ना रहें, खुले मैदान में रहें। वहाँ आप भूकंप से अपने आप को सुरक्षित महसूस करिएगा और बेशक सुरक्षित रहिएगा भी। तो आई होप आप इस पूरे चैप्टर को एंजॉय किए होंगे, अच्छे से समझे होंगे। अगर इन सभी चीज़ों को बताने के बावजूद अगर आपको इस चैप्टर में कोई और भी सवाल रह रहा है, कोई चीज़ ऐसा रह रहा है कि जो आपके अंदर से निकल रहा है कि नहीं, ये सवाल भी हमें समझना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर उस सवाल को पूछिएगा। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि उस तरीके से, चूँकि क्यूरियस स्टूडेंट को जवाब देने में बहुत मज़ा आता है, तो यदि आप पूछ सकते हैं तो मैं आपको वहाँ पर जवाब जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा मैं आपको सवाल का जवाब दूँगा। जितनी चीज़ें पढ़ाई गई हैं आपने स्क्रीन पर भी देखा है, आप वहाँ से वीडियो को पॉज करके दोबारा देखकर उसे आप नोट कर सकते हैं। या फिर अगर इनका PDF चाहिए ताकि एक प्रॉपर ढंग से आप अपने नोट्स बना सकें, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, आप अपना क्लास बता सकते हैं, नाम बता सकते हैं और आप हमसे इसका PDF ले सकते हैं। फेसबुक, इंस्टा पर आप भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के नाम से पेज सर्च करके हमें फॉलो कर लें। वहाँ से भी आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे, आपके क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस तरीके से हम लोग आपस में जुड़े रहेंगे और एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। विद्यार्थियों, आशा करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इससे अधिक बढ़ के जोशो और जुनून के साथ अगले वीडियो में, आपके अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना पढ़ाई आप जारी रखिए, अच्छा नोट्स बनाइए, अच्छी पढ़ाई करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।